नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर मैं हाजिर हूं आपके साथ, सोनिया चौहान। पहली खबर करनाल से है, जहां केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने जनता दरबार के दौरान जनता की समस्याएं सुनी। और वहीं दूसरी खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान सरकार पर जमकर निशाना साधा। तीसरी खबर आपको बता दें फरीदाबाद से, जहां हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सरपंचों को एक बड़ी सौगात दी है। चौथी खबर फरीदाबाद से, जहां एक मकान का छज्जा गिरने से 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई। ये दिन की 4 बड़ी खबरें तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। पहली तस्वीर करनाल से, जहां केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने लोगों की समस्याएं सुनी, जनता दरबार में आई 200 शिकायतें। और दूसरी खबर चंडीगढ़ से, जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सरकार पर वार, एमएसपी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। तीसरी खबर फरीदाबाद से, जहां ग्राम पंचायत के लिमिट पर फैसला, सरपंचों ने सीएम सैनी का जताया आभार। चौथी खबर भी फरीदाबाद से, जहां पर सीकरी में मकान का छज्जा गिर गया, हादसे में 3 मासूमों की मौत और मामले की जांच में जुटी पुलिस। ये 4 खबरें हैं, दिन की 4 बड़ी खबरें तस्वीरों के माध्यम से समझ सकते हैं। पहली तस्वीर करनाल से है, जहां केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने लोगों की समस्याएं सुनी, जनता दरबार लगाया गया। दूसरी खबर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा, एमएसपी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। और साथ ही तीसरी खबर फरीदाबाद से, जहां ग्राम पंचायत के लिमिट पर फैसला, सरपंचों ने सीएम सैनी का जताया आभार। चौथी खबर फरीदाबाद से, सीकरी में मकान का छज्जा गिरा, हादसे में 3 मासूमों की मौत। चलिए रुक करते हैं पहली खबर का। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने जनता दरबार के दौरान जनता की समस्याएं सुनी। जनता दरबार में लगभग 200 लोगों की समस्याओं को सुना और इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ऐसे विषय होते हैं जो केंद्र के नहीं होते, लेकिन कई ऐसे मुद्दे थे जिनको सुना और निपटाने के लिए कहा गया। बता दें कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने जनता दरबार के दौरान जनता की ये सारी बातें होती हैं, हर एक की अपनी अपनी, किसी का खेत के नाले की है, किसी की गली की है, किसी का कब्जे का है, किसी का पुलिस केस का है, तो बहुत से प्रकार अलग अलग आते हैं। सब अधिकारियों को बुलाया है और सबको जो जो संबंधित विभाग हैं उनकी जो यहाँ लोकल लेवल पर करने की है वो उनको दे दी हैं। कुछ ऐसी हैं जो प्रदेश सरकार में कुछ पॉलिसी मैटर्स हैं या कुछ खास करके जैसे परिवार पहचान पत्र का विषय है, किसी के इनकम का है, राशन का है, तो ये सारे विषय वहां से कराएंगे। और जो केंद्र सरकार से जुड़े विषय हैं बहुत कम होते हैं, फिर भी कोई ट्रांसफर का है या कोई पावर डिपार्टमेंट का भी अपना कोई इश्यूज होते हैं, मेनली ट्रांसफर वगैरह होते हैं और ज्यादा कुछ नहीं होते, तो उनका हम ले जाकर के वहां से कराएंगे। मनोहर लाल ने जनता की समस्याएं सुनी, समस्याओं के समाधान के भी निर्देश दिए। और साथ ही चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। हुड्डा ने कहा कि सरकार सभी फसलों की एमएसपी की बात कहती है, जिसमें सूरजमुखी का 6,440 का रेट था, जिसे 5,900 रुपए में खरीदा गया। आलू के भावांतर में आज तक नहीं दिया गया। और इसी के साथ हुड्डा ने कानून व्यवस्था को लेकर भी सरकार को जमकर घेरा। कोई अब देखो, कोई शहर देख लो, सब बुरा हाल है, सीवरेज बंद है, फ्लडेड एरिया है, जहां भी जाओ पानी पानी है। कोई पहले से कोई प्रिकॉशन नहीं लिए गए, पहले से न सीवरेज की सफाई की गई, न और ये अपना ड्रेनेज की सफाई की गई, और इसी वास्ते लोगों को तकलीफ हो रही है। सर, आपने जो दुष्यंत चौटाला को कहा था कि अगर वो 14 विधायक ले आए, अपने 10 विधायक भी ले आए, तो हम राज्यसभा चुनाव में कैंडिडेट उतार देंगे,
उन्होंने ट्वीट किया था, उसमें कहा कि हरियाणा की जनता राज्यसभा चुनाव में बीजेपी को हारता हुआ देखना चाहती है, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा बीजेपी के इशारे पर चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते। मैं तो कहा अबे 10 ना तो सही, हम तो उसी को कैंडिडेट दे देंगे। बता दें कि हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी, हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जमकर सरकार को घेरा और एमएसपी को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। इस पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई रिएक्शन? देखिए, फिलहाल रिएक्शन वाली कोई बात नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि विधानसभा के चुनाव जो है आने वाले हैं और उससे पहले जो है एक तरह से सियासी माहौल जो है वो तेजी से गर्माता जा रहा है। दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या बाकी विपक्षी पार्टियां हो, सभी पार्टियां कहीं ना कहीं अपने आप को अच्छा और दूसरे को खराब बताने में जुटी हुई। इसी के चलते आज नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के ऊपर निशाना जो है वो साधा है और बीजेपी जिन बातों को अपनी कामयाबी बताती है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जब भी मौका मिलता है तो वो कहीं ना कहीं जो है वो उनकी जो सफलताएं हैं, जो उनकी कामयाबी है, उनमें कमियां निकालते हुए जो है वो उनके ऊपर सवाल खड़ा करती है। जी बिल्कुल। ओपी, किसानों की अगर बात की जाए तो किसान लगातार विरोध करते नजर आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनका घेराव भी कर रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस क्या किसानों के मुद्दे को भुनाना चाहती है, क्योंकि अभी हाल ही में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं? देखिए, फिलहाल जो है हरियाणा में किसानों का जो किसी तरह का कोई विरोध तो चल नहीं रहा है, लेकिन हाँ एक एमएसपी की जो है मांग जरूर कर रहे हैं और जो अगर हम कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात करें तो उसके अंदर जो है एमएसपी देने का वादा किया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ नहीं किया था। लेकिन हाँ ये है कि अगले लोकसभा चुनाव जब होंगे, अगले विधानसभा चुनाव जब होंगे तो उसमें कहीं ना कहीं जो एमएसपी की मांग है वो भी कहीं ना कहीं एक मुद्दा, जो 3 से 4 राज्य चुनाव हैं, जो हरियाणा की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें या फिर झारखंड की बात करें, तो आमतौर पर इन 3 राज्यों के चुनाव एक साथ ही होने हैं, तो उनमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस एक बार फिर एमएसपी गारंटी को जो कहीं ना कहीं मुद्दा बना सकती है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा उसी को लेकर कहीं ना कहीं जो है वो कांग्रेस पर, जो भारतीय जनता पार्टी है, उसके ऊपर निशाना साध रहे हैं। जी बिल्कुल। चुनाव से पहले हुड्डा का एमएसपी को लेकर प्रदेश सरकार को घेरना, क्या हुड्डा और कांग्रेस किसानों का वोट प्रतिशत चाहती है? देखिए, अब जाहिर सी बात है 10 साल की सत्ता में बाहर हैं और वो कहीं ना कहीं चाहेंगे कि किसान वर्ग जो उनसे थोड़ा बहुत अलग विमुख हो गया था पिछले चुनाव की बात करें, तो वो चाहेंगे वापिस आए और वो सत्ता बनाए। जी बिल्कुल। ओपी शर्मा, हुड्डा ने कानून व्यवस्था को लेकर भी प्रदेश सरकार पर कई सवाल खड़े किए हैं, इस पर क्या कुछ ज्यादा जानकारी? देखिए, पिछले दिनों हरियाणा के अंदर काफी ऐसे जो है वो मामले सामने आए हैं जहां पर अपराध जो एक चरम सीमा पर पहुंचता हुआ दिखाई। हिसार में बात करें तो एक कारोबारी के शॉप के बाहर जो है वो करीबन 2 दर्जन के आसपास जो गोलियां चलाई जाती हैं। इसके अलावा अगर हम कहते हैं करनाल की बात करें तो करनाल में एक पुलिस अधिकारी की जो है वो सरेआम गोली मार दी जाती है। इसके अलावा और भी काफी जो है मामले सामने आए थे जिनको लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार के ऊपर कानून व्यवस्था में जो है वो निपटने में नाकाम रहने का आरोप लगाए। साथ इनका कहना है कि अगर हरियाणा आज अपराध में नंबर 1 हो गया, जिसके चलते निवेश नहीं आ रहा और निवेश के मामले में भी हरियाणा पिछड़ रहा है। जी बिल्कुल। ओपी शर्मा, लगातार विपक्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी को लगातार घेर रहा है और साथ ही विधानसभा चुनाव हरियाणा में है ही और इसी को लेकर वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। तो ऐसे में कांग्रेस के विधानसभा चुनाव को लेकर क्या रणनीति?
देखिए, कांग्रेस की अपनी रणनीति अलग चल रही है। कांग्रेस अपने संगठन के जो है वो कार्यकर्ता सम्मेलन जो कर रही है और टिकटों को लेकर उनकी तरफ से आवेदन भी मांग लिए गए हैं और जब प्रत्याशी जो है, जो संभावित प्रत्याशी हैं, वो अपने आवेदन कर रहे हैं। जी बिल्कुल ओपी शर्मा, लगातार एमएसपी को लेकर हुड्डा ने प्रदेश सरकार को इस मुद्दे एमएसपी को लेकर किसानों के मुद्दे को लगातार भुनाया जा रहा है, तो ऐसे में कांग्रेस क्या कुछ कर रही है किसानों के लिए? कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसी कोई जानकारी जहां पर किसानों के लिए कांग्रेस कुछ सरकार बनने पर कुछ करना चाहती हो, ऐसी कोई उम्मीदें किसानों के लिए? देखिए ज्योति, फिलहाल कांग्रेस का मैनिफेस्टो नहीं बना है हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए और जब मैनिफेस्टो बनेगा उसके अंदर इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल कांग्रेस की जो मैनिफेस्टो कमेटी है वो किसान नेताओं से मिलकर उनकी रायशुमारी कर रही है। जी वहीं बता दें कि ओपी लगातार प्रदेश सरकार विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगातार विपक्ष पर हमलावर नजर आ रही है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी कहीं न कहीं कांग्रेस पर निशाना साधती हुई नजर आ रही है। वार पलटवार का सिलसिला यहां पर लगातार जारी है, तो ऐसे में विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी भी अपनी पूरी रणनीति के साथ लगातार आगे बढ़ रही है और कांग्रेस की अगर बात की जाए तो कांग्रेस पे लगातार आगे बढ़ रही है। इस पर किस रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी भी काम कर रही है और कांग्रेस और जो क्षेत्रीय दल है वो किस रणनीति के तहत मिशन विधानसभा में जुटे हुए हैं? बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के कार्यकर्ता सम्मेलन जो है वो चल रहे हैं। जो मुद्दे थे जिनकी जैसे लोकसभा में 5 सीटें बीजेपी हारी, उन सबको जो है पलटा जा रहा है। 6 के आसपास ऐसे बड़े फैसले हैं जो 5 सीटें हारने का एक कारण बीजेपी ने खुद अपनी आंतरिक जांच में माना था, तो उन सभी को जो पलट दिया गया है। सरपंचों की जो खर्च की सीमा थी वो बढ़ाकर 21 लाख कर दी गई है। क्रीमी लेयर की जो सीमा 6 लाख रुपए की थी उसको बढ़ाकर 8 लाख कर दिया है। इसके अलावा और भी काफी बड़े बड़े फैसले जो है वो सरकार ने पलट दिए हैं। अगर आपका 2 वाट तक का मीटर है तो आपको मीटर रेंट जो है वो नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा 1-2 फैसले और थे जिनके बीजेपी अपनी एंटी इनकम्बेंसी खत्म करने में जो है लगी। वहीं दूसरी तरफ संगठन अपनी तैयारियां कर रही है, अपनी सम्मेलन, अपनी कार्यकारिणी की बैठकें जो है वो करवाई जा रही है। जी ठीक है ओपी शर्मा, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सरपंचों को बड़ी सौगात दी है और दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सभी सरपंचों को मान सम्मान और ग्राम पंचायत की लिमिट बढ़ाने का काम किया, जिसे लेकर प्रदेश के सरपंचों में खुशी की लहर है। और इसी को लेकर पृथला विधानसभा क्षेत्र के सभी सरपंचगण विधायक नयनपाल रावत से मिलने पहुंचे, जहां पर सभी सरपंचों ने विधायक नयनपाल रावत का धन्यवाद करते हुए हरियाणा सरकार ने जो उनके मान सम्मान दिया है उसके लिए वो सरकार का धन्यवाद करते हैं। वहीं इस मौके पर विधायक नयनपाल रावत ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार ने प्रदेश के सभी सरपंचों की बड़ी घोषणा की है, बड़ी सौगात दी है और साथ में ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी तरफ से सभी सरपंचों को नायाब तोहफा दिया है। सबसे पहले मैं अपने शेरे पृथला श्री नयनपाल रावत जी का, हमारे जो विधायक हैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने शुरू से लेकर अब तक एक ऐसे विधायक है जिन्होंने सरपंचों की मांग को सदन में उठाया है और दूसरी बात सरकार को निस्वार्थ भाव से अपना समर्थन देकर अपनी मांग को पूरा करवाया है सरपंचों के लिए। तो मैं सांसद विधायक जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का और पंचायत मंत्री श्री महिपाल ढांडा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि सरपंचों को जो 21 लाख रुपए की जो ग्रांट काम करने के लिए जो पावर दी है वो सरपंचों के लिए मान सम्मान देने की बात है और इससे गांव में जो विकास की रफ्तार वो तेज हो जाएगी। मैंने बार बार अपने जो हमारी सम्मानित पंचायतें हैं, सम्मानित सरपंच साहिबान हैं, इनकी डिमांड, क्योंकि 2 लाख 5 लाख रुपए में नाली भी नहीं बनती, तो हम अन्य विधायक भी हमारे साथ लगे और 2 लाख से 5 लाख इनकी लिमिट की गई। लेकिन हम बार बार ये आवाज उठाते रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पहले कार्यकाल में 20 लाख रुपए की लिमिट सरपंचों को दी थी, जो पहली सरकारों से बहुत अच्छा ये लोग कार्य कर रहे थे और गांवों का विकास भी हुए। लेकिन 5 लाख रुपए में तो गली और नाली भी नहीं बनती और
कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार को, क्योंकि कुछ सरपंच साहबान ऐसे थे कि जिनके कार्यकाल में कुछ छोटे मोटे घोटाले हुए, तो उसके कारण सारे सरपंचों पर ये बात थोप देना, ये मैं कह सकता हूं कि कोई न्याय सरपंचों के साथ नहीं था, पंचायतों के साथ न्याय नहीं था। सबसे पहले तो हम अपने विधायक नैनपाल रावत जी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं और साथ ही मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का धन्यवाद करते हैं। हमारे विधायक नैनपाल रावत जी हमेशा शुरू से ही 1.5 साल से सरपंचों की आवाज बने रहे। वो सदन में हर एक पटल पर बार बार सरपंचों की आवाज उठाते रहे। उनकी आवाज को आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुना। सभी प्रदेश के सरपंचों को जो ये सौगात दी है, 21 लाख रुपए की जो छूट दी है, मान सम्मान जो सरपंचों को दिया, उसके लिए हम बार बार उनका हार्दिक दिल से धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं विधायक नैनपाल रावत जी का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने सबसे पहले हमारी समस्या समझी हम लोगों की और सबसे पहले विधानसभा में हमारे लिए आवाज उठाई। आज जो उन्होंने आवाज उठाई थी वो जो आवाज उठाने की मुहिम आज उनकी पूरी हो चुकी है। हमारी 20 लाख की जगह आज 21 लाख की लिमिट हो चुकी है। उसके लिए मैं श्री जो हमारे हरियाणा सरकार के जो मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी, जो बहुत ही सरल स्वभाव और मृदु स्वभाव के हैं, मैं उनका बहुत ही अपने दिल से और अपनी पंचायत की तरफ से उनका जो ना हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता फरीदाबाद से मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोनू, सरकार का सरपंचों को ये तोहफा, क्या कुछ ज्यादा जानकारी, एक बार अपडेट दे दीजिए। सोनिया, देखिए, जिस तरीके से देखा जाए तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जिस तरीके से जो घोषणाएं जो है वो सरपंचों के यानी कि छोटी सरकार के लिए किया गया है, तो उससे अब सरपंच जो है वो काफी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। क्योंकि बीते जो है मनोहर लाल के राज की बात की जाए तो जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल थे, उस समय में कहीं ना कहीं जो पाबंदियां थी वो पूरी तरीके से शिकंजा यहाँ पर सरपंचों के ऊपर कस दिया गया था। कहीं 2 लाख की शुरुआत की जाए तो कहीं ना कहीं 2 लाख के जो विकास है वो अपने ग्रामीण क्षेत्र में करा सकते थे। उसके बाद कहीं ना जो सभी तमाम विधायकों ने, जो मंत्रियों ने जो है वो मुख्यमंत्री से बात करी, तो कहीं ना कहीं 5 लाख का फिर से जो है वो बढ़ा करके 5 लाख कर दिया। तो जो ग्रामीण के जो सरपंच है वो उनका यही कहना था कि 5 लाख में जो है वो पूरी तरीके से विकास ग्रामीण क्षेत्र में नहीं हो पाता। 5 लाख में नाली नहीं बन सकती, 5 लाख में सड़क नहीं बन सकती। लेकिन जिस तरीके से अब जब सरकार में बदलाव हुआ और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बने, तो कहीं ना कहीं एक अलग बदलाव जो है वो हरियाणा में देखने को मिल रहा है। अब सरपंच जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो है सरपंचों की जो मांग थी वो कहीं ना कहीं 20 लाख को लेकर के मांग थी, क्योंकि 20 लाख की उनके ऊपर छूट कर दी जाए और कहीं ना कहीं छोटी सरकार जो है वो अपने ग्रामीण क्षेत्र में जो है वो विकास कराया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री ने 20 लाख की बजाय बल्कि 21 लाख रुपए जो है वो यहाँ पर घोषणा करी और कहीं ना कहीं चेहरे जो है वो पूरी तरीके से नजर आ रहे सरपंचों के। ठीक है मोनू, सरकार का सरपंचों को ये तोहफा विधानसभा चुनाव में कितना फायदा पहुंचाएगा? देखिए, अगर विधानसभा के, क्योंकि 3 महीने बाद जो है वो विधानसभा के चुनाव होने हैं और इस चुनावों में जो है वो काफी फायदा जो है वो सरकार को होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो 20 लाख से जगह 21 लाख जो है वो छूट कर दी गई है। अब पूरी तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो विकास कराए जाएंगे, चाहे वो नालियों की बात की जाए, सड़क की बात की जाए। और सबसे बड़ी बात यह कि सरकार में जो है कई अहम फैसले यहाँ पर लिए गए हैं ग्रामीण पंचायतों को लेकर के। जिस तरीके से बात की जाए तो जब सड़क बनाई जाती थी तो जो वर्त था, जो मिट्टी डालने का, वो प्रावधान में नहीं था, लेकिन वो भी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने वर्त करने को लेकर के वो प्रावधान जो है वो यहाँ पर लागू कर दिया है पंचायत में। और उसके साथ साथ बात की जाए तो अगर कहीं ग्राम पंचायत के काम से सरपंच को बाहर जाना पड़े तो 16 किलो पर किलोमीटर के हिसाब से जो है वो भी खर्चा जो है वो सरपंचों को मिलेगा। और उसके साथ साथ सोनिया, मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा अहम फैसला यहाँ पर भी लिया गया था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों पर कहीं ना कहीं कोर्ट में जो है कई केस विराचीन होते हैं और उसके चलते भी अब जो है यहाँ पर वकीलों की फीस बढ़ा करके 5500 रुपए कर दी है। तो कहीं ना कहीं अब सरपंचों को केस लड़ने में भी आसानी होगी, कहीं ना कहीं सफर करने में भी आसानी होगी। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो 15 अगस्त की बात की जाए, चाहे वो 26 जनवरी की बात की जाए, जो प्रोग्राम जो किए जाते हैं सरकारी, उसमें भी जो है पंचायत से जो है वो खर्चा सरपंच को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार जो कई योजनाएं जो है वो कहीं ना कहीं बदलाव किए गए हैं पंचायतों में लेकर के, अब सरपंच पूरी तरीके से इस सरकार से संतुष्ट और खुश होते हुए नजर आ रहे हैं। जी सोनिया। जी बिल्कुल। क्या भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले हर वर्ग को साधने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल सोनिया, देखिए, बात की जाए तो हरियाणा के मुख्यमंत्री की भी बात की जाए तो ओबीसी से लेकर के बीसी समाज तक की भी बात की जाए, चाहे वो
जाट समुदायों की बात की जाए, चाहे तमाम तरीके से सरपंचों की बात की जाए, तो तमाम तरीके से देखा जाए तो सोनिया हर वर्ग को जो है वो यहाँ पर साधने की बात की जा रही है, क्योंकि 3 महीने बाद जो है वो चुनाव है और चुनाव का जो है वो पूरा फायदा जो है वो सरकार को मिलने वाला है। जिस तरीके से देखा जाए तो हर वर्ग को यहाँ पर साधने की बात की जा रही है, चाहे वो नौकरी पेशे की बात हो, चाहे वो बढ़ोतरी की बात हो, चाहे वो चौकीदारों की जो है तनख्वाह में बढ़ोतरी की बात हो, चाहे वो सरपंचों को जो है लिमिट बढ़ाने की बात हो, तो तमाम तरीके से देखा जाए तो सोनिया पूरे वर्ग को जो है यहाँ पर ध्यान देखते हुए पूरी तरीके से जो कहीं ना कहीं जनता को खुश करने में यहाँ पर सरकार लगी हुई है। जी सोनिया। जी ठीक है, मोनू पांचाल ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए बनी रहिए हमारे साथ। लगातार बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फरीदाबाद के सिकरी गांव में एक बड़ा हादसा हो गया। एक मकान का छज्जा गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई और साथ ही पुलिस ने, बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर तीनों बच्चों को शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में भेज दिया और परिजनों के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई में फिलहाल पुलिस जुट चुकी है। छज्जा था, ये छज्जा गिर गया था ये बारिश की वजह से। अच्छा। हाँ जी, ये बच्चे बैठे हुए थे, ये किराए पे रहती हैं, इसमें 10 फैमिली रहती हैं। अच्छा। हाँ, और इसमें जैसे 3 बच्चे मौके पर ही उनकी मौत हो। क्या क्या नाम था बच्चों के, कहाँ के रहने वाले थे कुछ? ये बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा। इसमें कितने परिवार रहते हैं? इसमें 10 परिवार रहते हैं, 10 कमरे बने हुए हैं अटैच। अच्छा। हाँ, तो ये किस टाइम हुआ था ये हादसा? ये शाम को हुआ था। शाम को हुआ था। फिलहाल बच्चों बाकी किसी और चोट तो नहीं लगी है इसके अलावा? बाकी किसी को नहीं लगी। लगभग कितने बच्चे खेल रहे थे उस समय, कुछ पता हो आपको? इसमें 3 छोटे बच्चे थे, 2 बड़े थे। अच्छा। हाँ, बच्चों की मौसी थी ये। अच्छा। दीवार गिर गया। कैसे गिरा, क्या कुछ पता लगा? कौन उसके नीचे? अपने आप गिर गया। अच्छा। हाँ। बारिश की वजह से गिरी है? हाँ, बारिश की वजह से शायद। अच्छा। हाँ। कमजोर बिल्डिंग कह सकते हैं, मतलब कमजोर छज्जा और? हाँ, कमजोर बहुत था। उस पे पहले भी ऐसा करके हिलाता था तो हिलता था दवा पूरा। अच्छा। हाँ। कितने बच्चे थे उस टाइम नीचे? 3 बच्चा। तीनों क्या क्या नाम है बच्चों का? एक बड़ी वाला का नाम है आकाश, उसके बाद लड़की का मुस्कान और छोटा वाला लड़का का अधिक। मामला है सर, आज हमारे पास 6:30-7 बजे करीब कॉल आई थी आर्मी से कि प्याली रोड पे सिकरी गांव में एक के पास एक पुराना इमारत की छज्जा गिर गया है और छज्जा गिरने के कारण उसके नीचे 3 बच्चे दबके एक्सपायर हो गए हैं। फिर जिसकी सूचना पाकर मैं SHO साहब सेक्टर 58 ACP मुजफ्फर साहब मौके पर पहुंचे और वहां हमने जाके देखा तो भाई छज्जा गिरा हुआ था और उसके नीचे 3 बच्चे, 2 लड़के और 1 लड़की, नाबालिग तीनों एक्सपायर हो गए थे तब, जिनको तुरंत मौके से लेके BK में मोर्चरी में रखवाया गया। वहां पर DC साहब ने भी जाके जांच की है और अभी आगे कार्रवाई अमल में चाहिए। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता मोनू पांचाल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मोनू पांचाल, सिकरी में मकान का छज्जा गिरने से ये बड़ा हादसा हुआ, 3 मासूमों की जान चली गई, क्या कुछ है पूरा मामला, एक बार अपडेट दे दीजिए। सोनिया देखिए, फरीदाबाद में एक दर्दनाक हादसा जो है वो यहाँ पर हुआ, क्योंकि जब जिस तरीके से बात की जाए तो कल बीते शाम को जो है एक बड़ा हादसा यहाँ पर जो है वो दर्दनाक हादसा हुआ और उस हादसे में जो है वो 3 बच्चों की मौत हो गई है। उन बच्चों की बात की जाए तो वो बच्चे फरीदाबाद के सिकरी गांव के पास एक किराए पर रहने वाले जो है वो रह रहे थे और कहीं ना कहीं अपना पालन भोजन जो है वो कहीं ना कहीं रेहड़ी लगा करके वो अपना दुकानदारी करके जो है वो अपना पालन पोषण करते थे, लेकिन यहाँ पर किराए पर रहते थे। और बात की जाए तो एक जो है छोटे से कमरे में रहते थे। उस मकान की बात की जाए तो उस मकान में लगभग जो है करीब 10 से 12 लोग जो यानी कि 10 से 12 परिवार जो है उस मकान में रहते थे और पूरी तरीके से यहाँ से लाइन से जो है कमरे बने हुए थे। आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि पूरी तरीके से पूरा छज्जा जो है वो बारिश के दौरान भरभरा करके गिर गया, क्योंकि छज्जे के नीचे जो है 3 बच्चे जो है वो खेल रहे थे। वो 3 बच्चों की मासूम जो है वो छज्जे गिरने से मौत हो गई। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सोनिया, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर है कि बारिश के चलते इतना बड़ा हादसा हुआ और दूसरा हादसा जो है कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही जो है वो मकान मालिक का जो है वो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है, क्योंकि मकान मालिक जो है वो कभी भी जो है मकानों की तरफ देखने नहीं आते, किराया वसूलने के लिए आते, किसी तरीके से बिल्डिंग की मरम्मत यहाँ पर नहीं कराई जाती है। तो कहीं ना कहीं बड़ा
इस तरीके की लापरवाही से कहीं ना कहीं परिवार को जो है वो बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा। इसमें बात की जाए तो 12 साल का बच्चा और 10 साल का बच्चा और एक 8 साल की बच्ची है, जिसमें छज्जे गिरने से मौके पर ही तीनों की मौत हो गई है। जी बिल्कुल मोनू, ये लापरवाही का एक तरह से मामला सामने आ रहा है। मकान के मालिक ने बिल्डिंग की रिपेयर नहीं कराई, तो ऐसे में ये 3 मासूमों के मौत हो गई है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? पुलिस कब तक मकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई करेगी? देखिए, अब बच्चों के परिवारों की, मृतक बच्चे जो है उनके परिवारों की तरफ से जो है वो शिकायत यहाँ पर दे दी गई है और तमाम तरीके से पुलिस मौके पर भी पहुंची है। पुलिस ने लगातार, जिस तरीके से देखा जाए तो जो 10 परिवार थे उन सभी परिवारों के जो है वो मकान वहां से खाली करा दिए गए हैं, क्योंकि दोबारा से जो है कोई बड़ा हादसा ना हो, कोई बड़ी चूक ना हो, वहां से जो है सभी के मकान यहाँ पर जो है कमरे खाली करा दिए गए। लेकिन शिकायत देने के बाद अभी तक की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो सूत्रों से पता लग पा रहा है कि वो FIR दर्ज जो है वो मालिक के खिलाफ कर ली गई है। लेकिन अभी तक जो बात की जाए तो मकान मालिक अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाया और तमाम तरीके से बात की जाए तो छानबीन यहाँ पर की जा रही है और सख्त से सख्त यहाँ पर कार्रवाई करने की बात यहाँ पर पुलिस कह रही है। ठीक है मोनू, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। फिलहाल बड़ी खबर में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।